हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको यूथ साइंस बुक के प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करवाने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 9 तक के करवा दिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो सारी वीडियो की प्लेलिस्ट हमने बना दी है। प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। दोस्तों, इन 25 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जितने भी एएलपी ग्रुप डी के स्टूडेंट हैं, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और यहाँ से आप अपनी तैयारी भी जांच सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं 25 में से। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? ऑप्शन ए 275 जूल, ऑप्शन बी 110 जूल, ऑप्शन सी 1100 जूल या ऑप्शन नंबर डी 2750 जूल। दोस्तों, हम यहाँ पे हमको गतिज ऊर्जा के बारे में पूछा है। हम जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 mv² होता है। क्या होता है? 1/2 mv² होता है। यहाँ पे दोस्तों हमको जो द्रव्यमान दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो वो दिया गया है हमको 22 और वेग कितना दिया गया है, तो ये दिया है 5। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? 25 हो जाएगा। 2 से काटेंगे दोस्तों 11 बार में, 11 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो 25 से कम 25 की 5 हासिल का है 2, 25 से कम 25 और 2 27, 275 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए वाला। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? दोस्तों, किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पदार्थ, ऑप्शन बी तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन सी परिमाण या ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी तरंग दैर्ध्य। क्या कहा जाता है? तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वाहन के पार्श्व दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की आकृति किस प्रकार की होगी या प्रकृति किस प्रकार की होगी? ऑप्शन ए आभासी और उल्टी, ऑप्शन बी वास्तविक और उल्टी, ऑप्शन सी वास्तविक और सीधी या ऑप्शन नंबर डी आभासी और सीधी। दोस्तों, वाहन के पार्श्व दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी ये होगी आभासी और सीधी। क्या होगी? आभासी और सीधी होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लेंस के डैश से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। ऑप्शन ए मुख्य फोकस, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र, ऑप्शन सी मुख्य अक्ष या ऑप्शन नंबर डी प्रकाशिक केंद्र। तो दोस्तों, एक लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रत्येक 4 ओम के 2 प्रतिरोध 5 वोल्ट बैटरी स्रोत के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है। परिपथ में प्रभावित कुल धारा का मान हमको बताना है। दोस्तों, 4 ओम के 2 प्रतिरोध है और किसमें संयोजित है? समांतर क्रम में संयोजित है। अब दोस्तों, 4 ओम के 2 प्रतिरोध मतलब प्रतिरोध का मान तो समान है, तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हमने बताया था, तुल्य प्रतिरोध जब निकालेंगे समानांतर क्रम में तो ये क्या होता है? R/N होता है। क्या होता है? R/N, क्योंकि यहाँ पे 4 ओम के प्रत्येक ओम का नाम मान कितना है? 4 ओम है। तो R कितना है दोस्तों? यहाँ पे हमारे पास में 4 ओम है और कितने प्रतिरोध है? 2 प्रतिरोध है, तो n का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 से इसको जब काटेंगे दोस्तों तो हमारा तुल्य प्रतिरोध कितना निकल के आ जाएगा? तो ये 2 ओम निकल के आ जाएगा। कितना ओम? 2 ओम। अब हमको धारा का मान पूछा है, तो धारा I बराबर क्या होता है दोस्तों? ये होता है V/R के। क्या होता है? V/R होता है। V का मान कितना है हमारे पास में दोस्तों? ये है हमारे पास 5 वोल्ट और R हमने कितना निकाला? 2 निकाला। 5/2 करेंगे, 2 से 5 को काटेंगे तो कितने बार में जाएगा? 2.5 एम्पियर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, 2.5 एम्पियर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बल्ब का फिलामेंट डैश गलनांक वाली डैश धातु से बना होता है। ऑप्शन ए उच्च प्रबल, ऑप्शन बी उच्च दुर्बल, ऑप्शन सी निम्न प्रबल या ऑप्शन नंबर डी निम्न दुर्बल। दोस्तों, बल्ब का फिलामेंट जो है ये उच्च गलनांक वाली प्रबल धातु से बना होता है। किससे बना होता है? उच्च गलनांक वाली प्रबल धातु से बना होता है बल्ब का फिलामेंट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी चुंबक का वह भाग जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है डैश कहलाता है। ऑप्शन ए उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन बी चुंबक का मध्य भाग, ऑप्शन सी दक्षिणी ध्रुव
या ऑप्शन नंबर डी उत्तरी ध्रुव। दोस्तों किसी चुंबक का वह भाग जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है उत्तरी ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तरी ध्रुव कहलाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए डेल्क्वेशंस, ऑप्शन बी कैपिलरी एक्शंस, ऑप्शन सी एब्जॉर्प्शन या ऑप्शन नंबर डी ऑस्मोसिस। तो दोस्तों हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया जो कहलाती है ये कहलाती है डेल्क्वेशंस। क्या कहलाती है? डेल्क्वेशंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है। तो इसमें बताना है दोस्तों किसमें कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है। ऑप्शन ए फ्लोएम, ऑप्शन बी पेरेन्काइमा, ऑप्शन सी स्क्लेरेन्काइमा या ऑप्शन नंबर डी कोलेन्काइमा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेरेन्काइमा में। पेरेन्काइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए एरेक्निड, ऑप्शन बी कीट, ऑप्शन सी मोलस्क प्राणी या ऑप्शन नंबर डी सरीसृप। तो दोस्तों अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है हमारा ऑप्शन नंबर डी सरीसृप। सरीसृप जो है ये अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? ऑप्शन ए संचरण, ऑप्शन बी पोषण, ऑप्शन सी श्वसन या ऑप्शन नंबर डी उत्सर्जन। तो दोस्तों कौन सी जीवन प्रक्रिया है जो रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? तो ये है हमारी श्वसन। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव डैश में प्रवेश करता है। ऑप्शन ए वृषण, ऑप्शन बी मूत्र मार्ग, ऑप्शन सी मूत्र नली या ऑप्शन नंबर डी वृक्क। दोस्तों पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव जो है ये मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। किस में प्रवेश करता है? मूत्र मार्ग में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए पनीर, ऑप्शन बी कोलार ग्रीन्स, ऑप्शन सी अंजीर या ऑप्शन नंबर डी गाजर। तो दोस्तों कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है हमारा ऑप्शन नंबर डी गाजर। गाजर जो है ये कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों को 5 समूह में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? ऑप्शन ए टेरिडोफाइटा, ऑप्शन बी ब्रायोफाइटा, ऑप्शन सी प्रोटोकार्डेटा या ऑप्शन नंबर डी जिम्नोस्पर्म। तो दोस्तों पौधों को 5 समूह में बांटा गया है, इनमें से एक नहीं है। तो प्रोटोकार्डेटा जो है ये इस समूह का हिस्सा नहीं है। टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म जो है ये पौधों के 5 समूहों में से 3 है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादप वहन तंत्र प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है? ऑप्शन ए केवल जल, ऑप्शन बी केवल कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ, ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट और खनिज। दोस्तों पादप वहन तंत्र द्वारा पत्तियों और जड़ों से ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ का परिवहन किया जाता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पत्तियों से पौधों के अन्य ऊतकों तक प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों और अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों ऑप्शन ए है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी अनुवर्तनी गति, ऑप्शन सी बिंदु स्राव या ऑप्शन नंबर डी स्थानांतरण। दोस्तों पत्तियों से पौधों के अन्य ऊतकों तक प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों और अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया जो है ये स्थानांतरण कहलाती है। क्या कहलाती है? स्थानांतरण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए बैगन, ऑप्शन बी पालक, ऑप्शन सी टमाटर या ऑप्शन नंबर डी मक्का। तो दोस्तों ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है, वो है हमारा पालक। पालक जो है ये ट्रांसजेनिक फसल का उदाहरण नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शैवाल को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फिटकरी, ऑप्शन बी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी चूना या ऑप्शन नंबर डी कॉपर। दोस्तों शैवाल को नियंत्रित करने के लिए जो है आमतौर पर कॉपर रसायन का उपयोग किया जाता है। किसका? कॉपर रसायन का। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है? ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन या ऑप्शन नंबर डी अणु। तो दोस्तों पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है वह अणु कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु। तो इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विद्युत अपघटन, ऑप्शन बी ऑस्मोसिस, ऑप्शन सी ओजोनीकरण या ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीकरण। दोस्तों पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं विद्युत अपघटन। क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटन बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? ऑप्शन ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड,
ऑप्शन बी दिमित्री मेंडलीफ, ऑप्शन सी नील्स बोर, या ऑप्शन नंबर डी लुईस पास्चर। तो दोस्तों परमाणु का नाभिक मॉडल जो है ये पहली बार अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा? अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान परंतु भिन्न परमाणु संख्या कहलाते हैं। दोस्तों जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है और परमाणु संख्या भिन्न होती है ये आइसोबार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइसोबार कहलाते हैं। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। H2O2 प्लस Cl2 ट्वाइस HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों H2O2 जो है ये एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? अपचायक के रूप में। अपचायक के रूप में जिसमें दोस्तों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को जो त्याग करते हैं वो क्या है? अपचायक। अपचायक अभिक्रिया क्या है? जिसमें इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। यहाँ पे देखिए H2H2 में यहाँ O2 आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। यहाँ पे Cl2 और HCl में देखिए तो Cl2 जो है ये प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। कितने? प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ले रहा है। तो जो ये हो जाएगा H2H2, ये किसके रूप में कार्य करेगा? तो एक अपचायक के रूप में। आक्सीकारक क्या होते हैं दोस्तों? जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वे क्या कहलाते हैं? आक्सीकारक। और अपचायक कौन क्या कहलाते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखकर बनाई गई न्यूलैंड के तत्वों की व्यवस्था में अंतिम तत्व डैश था। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी थोरियम, या ऑप्शन नंबर डी हीलियम। दोस्तों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखकर बनाई गई न्यूलैंड के तत्वों की व्यवस्था में अंतिम तत्व जो था ये था हमारा थोरियम। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन बी उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन सी उदासीन अभिक्रिया, या ऑप्शन नंबर डी उष्माशोषी अभिक्रिया। दोस्तों पानी में एक अम्ल या क्षार को विलय करने को जो है उष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? उष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। इन 25 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।